हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द क्लास। सो इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882 को लेके बहुत से स्टूडेंट्स के मन में ये डाउट है कि क्या सर हम इसे कम्प्लीटली स्किप करना अफोर्ड कर सकते हैं। तो आंसर है नहीं। क्योंकि ये नया कंपोनेंट है तो इससे क्वेश्चंस आपको दिखने ही वाले हैं। और ये इंडियन ट्रस्ट एक्ट बहुत ही छोटा एक्ट है, सिर्फ 24 पेजेस का है। कंपनीज एक्ट का जो इतने सारे चैप्टर्स हैं उसका जो एक चैप्टर है उसके बराबर तो ये पूरा एक्ट है। तो ये छोटा एक्ट है, इंपॉर्टेंट एक्ट है और क्वेश्चंस आपको इससे दिखने वाले हैं और इसको पढ़ने में भी कम टाइम लगेगा। तो यू शुड नॉट बी लीविंग दिस कंपोनेंट, रादर व्हाट यू शुड डू, you should be studying the basics of the Indian Trust Act. Go through the sections, the important sections, go through the basics of that sections. You don't have to deep dive into the section, but just go through the sections briefly. So in this particular class we are going to discuss 10 important questions in the form of MCQs from this Indian Trust Act, and this is going to be the part 2 of this रिविजन सीरीज फॉर दिस पर्टिकुलर कंपोनेंट। पहले पार्ट में हम ऑलरेडी 10 क्वेश्चंस को डिस्कस कर चुके हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स डायरेक्टली जंप टू द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। दिस क्वेश्चन सेज हु कैन क्रिएट अ ट्रस्ट एज पर द इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू दैट इट हैज बीन टॉक्ड अबाउट इन द सेक्शन नंबर 7 कि हु कैन क्रिएट द ट्रस्ट। So let's first discuss this section number 7, then we will read the option and then we will identify the answer. Section number 7 says a trust may be created by every person who is competent to contract. अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में लिखा गया है कि कौन कौन से पर्सन कॉम्पिटेंट हैं, मतलब एलिजिबल हैं कॉन्ट्रैक्ट को करने के लिए। तो वही एलिजिबिलिटी यहाँ भी बोली गई है कि हर वो पर्सन who is competent to enter into the contract, he can also create the trust. अच्छा, ये कॉन्ट्रैक्ट के लिए कॉम्पोनेंट कौन कौन से होते हैं, कौन कौन लोग होते हैं? बहुत सारी कंडीशंस हैं, जैसे कि he should have attained the age of 18+। जनरली यही क्लॉज होता है कि माइनर नहीं होना चाहिए पर्सन, ठीक है। इसके अलावा he should be of sound mind, अनसाउंड माइंड का नहीं होना चाहिए। इसी तरह से बहुत सारी कंडीशन है, वो आपको कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में मिलेंगी। तो हु मे क्रिएट द ट्रस्ट बाय एवरी पर्सन हु इज कॉम्पिटेंट टू एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट। बट सपोज इफ द पर्सन इज माइनर, सो दैट मीन्स ही कांट एंटर और ही कांट क्रिएट द ट्रस्ट। नो, he can create the trust but with the permission of the principal civil court of the jurisdiction. In case of minor also he can create the trust but with the approval, prior approval or permission from the civil court, ठीक है। Let's read out the option now. Who can create a trust? First option says a person competent to contract. This looks correct, but let's read out the other options as well. Any minor, no. Any foreign national, no. Any person of unsound mind, no. None of the above. So the answer would be option number A only, because it is the most appropriate answer. Any person competent to contract can create the trust as per section number 7. Clear है? Easy question. Question number 2. What is essential requirement for the subject of a trust? अच्छा, सबसे पहले तो आप ये समझिए कि सब्जेक्ट होता क्या है। What is subject of a trust? Basically subject is the property that the settler or author is transferring in trust to someone else for the beneficiary of another person, ठीक है। ट्रस्ट में बेसिकली क्या हो रहा है, एक पर्सन है, ये अपनी ट्रस्ट प्रॉपर्टी को, मान लेते हैं ये ए है, बी को कन्वे कर रहा है या बी को ट्रांसफर कर रहा है, किसके बेनिफिट के लिए? सी के बेनिफिट के लिए, ठीक है। तो जो सब्जेक्ट ऑफ अ ट्रस्ट है वो ये ट्रस्ट प्रॉपर्टी है। ट्रस्ट प्रॉपर्टी मतलब लैंड भी हो सकता है, बिल्डिंग भी हो सकती है, मशीनरी भी हो सकती है, मनी भी हो सकता है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, इन्वेस्टमेंट भी हो सकता है, लेकिन बेनिफिट किसके लिए? सी के लिए। तो सी बेनिफिशियरी होता है, बी ट्रस्टी है,
क्योंकि बी मैनेज कर रहा है प्रॉपर्टी को फॉर द बेनिफिट ऑफ सी एंड ए इज द सेटलर और ऑथर. सो द क्वेश्चन इज आस्किंग व्हाट इज द एसेंशियल रिक्वायरमेंट फॉर द सब्जेक्ट ऑफ द ट्रस्ट, मतलब प्रॉपर्टी ऑफ द ट्रस्ट जो है ट्रस्ट प्रॉपर्टी, उसके लिए एसेंशियल रिक्वायरमेंट क्या है. तो फर्स्ट ऑप्शन से इज इट मस्ट बी अ मूवेबल प्रॉपर्टी, नॉट नेसेसरली, इट कैन बी इमूवेबल प्रॉपर्टी एज वेल, लैंड बिल्डिंग भी हो सकता है. इट मस्ट बी अ फिक्स्ड डिपॉजिट, नो. इट मस्ट बी अ ट्रांसफरेबल प्रॉपर्टी, राइट आंसर. सो द एसेंशियल रिक्वायरमेंट to act as the subject of a trust or to act as the property, trust property, there is a condition, and this condition says this property can be transferred to the beneficiary, though in the future it is going to happen, but the nature of the property should be such that उसका nature ऐसा होना चाहिए कि उसको ट्रांसफर करना लीगल हो. फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ. जैसे मान लेते हैं कोई ए है, उसको पेंशन मिलती है, अब वो इस पेंशन मनी को लीगली, उसका राइट है ये, मतलब लीगली ए का ही राइट है इस पेंशन मनी का मिलना. ये इस राइट को किसी और को नहीं दे सकता. दिस इज नॉट ट्रांसफरेबल इन लीगल टर्म्स, सो ही कांट ट्रांसफर इट टू द बेनिफिशियरी एक्चुअली इन लीगल टर्म्स. सो ये पेंशन मनी सब्जेक्ट ऑफ ट्रस्ट नहीं हो सकता. सब्जेक्ट ऑफ ट्रस्ट वही होगा, ट्रस्ट प्रॉपर्टी वही हो सकती है जो ट्रांसफरेबल है लीगल टर्म्स में बेनिफिशियरी के लिए. बेनिफिशियरी को ट्रांसफर हम कर सकते हैं, भले हम ट्रांसफर बेनिफिशियरी को नहीं कर रहे हैं, बात समझना ध्यान से, बट वो ट्रांसफरेबल होनी चाहिए. उसका नेचर ऐसा होना चाहिए कि वो ट्रांसफर हम उसको किया जा सकता है, भले हम कर नहीं रहे हैं. हम ट्रांसफर तो एक्चुअली किसको कर रहे हैं, ट्रस्टी को कर रहे हैं ना, बी को कर रहे हैं फॉर द बेनिफिट ऑफ सी. बट कहीं ना कहीं फ्यूचर में तो वो ट्रांसफर हो ही जाएगी ना सी को, अगर बी की डेथ हो गई या फिर फुलफिल हो गया जो पर्पस है. एक्चुअली में तो बेनिफिट सी को ही देने के लिए कर रहे हैं. तो वो प्रॉपर्टी इस तरह से होनी चाहिए कि वो ट्रांसफर की जा सके लीगल टर्म्स में सी को, तभी वो ट्रस्ट प्रॉपर्टी कहलाएगी, तभी दैट कैन एक्ट एज द सब्जेक्ट प्रॉपर्टी ट्रस्ट प्रॉपर्टी. ठीक है. सो द आंसर वुड बी इट मस्ट बी अ ट्रांसफरेबल प्रॉपर्टी, ऑप्शन नंबर सी. एक बार पढ़ते हैं कि सेक्शन 8 में एग्जैक्टली लिखा क्या है. मैं स्क्रीनशॉट भी लेके आया हूँ आप लोग के लिए, देखिए यहाँ पे ये प्रॉपर बेयर एक्ट का स्क्रीनशॉट है. The subject matter of a trust must be the property transferable. Transferable means it can be transferred to the beneficiary. I am not saying it is going to be transferred right now. No. It is going to be transferred to trustee in trust for the benefit of C. But that is okay. But it can be transferred to the beneficiary in legal terms. That should be the characteristic of that property or subject matter. ठीक है? It must not be a merely beneficial interest under a subsisting trust. What is this subsisting? Existing trust. इस सेंटेंस में ये कह रहा है कि अगर कोई एग्जिस्टिंग ट्रस्ट है और उसका जो बेनिफिशियल इंटरेस्ट है, अगर वो किसी के पास है, बात समझिएगा, वो उसका बेनिफिशियल इंटरेस्ट है. ठीक है. अब इस बेनिफिशियल इंटरेस्ट होने की वजह से वो इस प्रॉपर्टी पे कोई नया ट्रस्ट नहीं बना सकता. ठीक है, ये कह रहा है सेकंड सेंटेंस में. अच्छा, एग्जांपल क्या है इनवैलिड ट्रस्ट प्रॉपर्टी का. सपोज अ पर्सन ट्राइज टू क्रिएट अ ट्रस्ट विद द गवर्नमेंट पेंशन एज अ ट्रस्ट प्रॉपर्टी. तो ये ट्रांसफरेबल नहीं है, पेंशन इज नॉट ट्रांसफरेबल बाय द लॉ. तो ये जो पेंशन है इट कांट बी दी ट्रस्ट प्रॉपर्टी. ठीक है, देखो लिखा हुआ है सिंस द बेनिफिशियरी कैन नॉट लीगली receive the pension as transferred property, this cannot be the subject of a trust. ठीक है, ये था मतलब इसका सेक्शन नंबर 8 का. क्वेश्चन नंबर 3, who can be the beneficiary of a trust. अब कौन बेनिफिशियरी हो सकता है ट्रस्ट का. सो एवरी पर्सन who is capable of holding the property, though he is not going to hold the property right now. Please understand this point. Though we are conveying the property to the trustee for the benefit of the beneficiary, but to be a beneficiary of a trust, again there is a condition that he should be capable of holding the property. Just like in the previous question, the subject matter, the trust property should be of such nature that it can be transferred to the beneficiary, though we are not transferring it right now. Similarly, to act as the beneficiary of a trust,
beneficiary should be capable of holding the property, then only he can be the beneficiary. So the answer would be option number A only. Rest of the options are not correct. And it is written in the section number 9. What is that? I have attached the screenshot as well. So you have to read all the screenshots as well. Huh? This is the Bare Act. Who may be the beneficiary? What is written here? Every person capable of holding the property may be the beneficiary. Who is capable? He can be the beneficiary. Okay? And there is one more point here. Disclaimer by the beneficiary. What is this disclaimer? Disclaimer is beneficiary is saying that कि नहीं, I don't want the benefits of this property. He is saying कि I don't want the benefits of this property. So that will be cancelled. This trust will be cancelled. He's not going to be the now the beneficiary. So see what is written here. A proposed beneficiary. Now he is just a proposed beneficiary, but he is disclaiming it. He is not interested in getting the benefits of the property. So he can disclaim it. So a proposed beneficiary may renounce his interest. Renouncing of interest is called the disclaimer. ठीक है? May renounce his interest under the trust by the disclaimer addressed to the trustee, or by setting up with the notice of the trust a claim inconsistent therewith. What is setting up? Setting up is claiming. Let me write it down for you. Setup is, see, लॉ की लैंग्वेज थोड़ी सी अलग होती है, उसको आपको जनरल इंग्लिश में समझना पड़ेगा ना. So in the sentence it is saying कि either he can renounce his interest by disclaimer given to the trustee, or by claiming the trust property. Are you getting the point? Author is saying, the settler is saying, this is my property, I am conveying it to the Mr. B for the benefit of Mr. C, the beneficiary. But C is saying, this property don't belong to you, it belongs to me. He is challenging the very existence or ownership of the property itself. So it is saying, by setting up, by claiming with the notice of a trust, a claim inconsistent therewith. जो ट्रस्ट में क्लेम किया गया था कि ए की प्रॉपर्टी है, सी को बी को कन्वे हो रही है या ट्रांसफर हो रही है सी के बेनिफिट के लिए, सी कह रहे नहीं नहीं ऐसा नहीं है, ये तो मेरी प्रॉपर्टी है, आप कहाँ से बन गए इसके ओनर, तो मेरी प्रॉपर्टी है, ये तो मुझे पता ही कि सारे बेनिफिट मुझे मिलने वाले हैं. तो अगर वो ऐसा कुछ इनकन्सिस्टेंट क्लेम करता है सी, तो भी डिस्क्लेमर मतलब तो भी ट्रस्ट का बेनिफिशियरी अब वो नहीं है. ठीक है. सो हु कैन बी द बेनिफिशियरी? क्वेश्चन वाज आस्किंग अबाउट जस्ट it was just asking about who can be the beneficiary, but I have given you one more scenario about the disclaimer of beneficiary as well, because both are the important points. ठीक है. चलो next question. What happens if a beneficiary renounces his interest in a trust? In the last slide we have seen na, he can renounce his interest by giving the disclaimer to the trustee in his address, but what happens after that? Trust becomes void? No. Trust property is transferred to the government? No. Trust property returns to the author? No. The interest lapses unless otherwise provided. Obviously the beneficiary interest is going to lapse because he's not accepting that interest, he is renouncing. He's saying no, I don't need that income from this property or from this owner or from this trustee. ठीक है. I'm not interested in getting any benefits from this property. ठीक है. So he's renouncing his interest, so his interest will lapse. ठीक है. Okay. So section 9 again says this: a beneficiary can renounce his interest in a trust by way of express or implied disclaimer. Once renounced, the beneficiary's interest ceases to exist unless the trust deed specify an alternative arrangement. ठीक है. उसका जो इंटरेस्ट है वो सीज करता है, अब वो एग्जिस्ट नहीं करता है. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 5. एज पर सेक्शन 71, व्हेन कैन अ ट्रस्टी बी डिस्चार्ज्ड फ्रॉम द ड्यूटी? 71 बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन, देयरफॉर आई विल राइट इट डाउन हियर फॉर यू. इंपॉर्टेंट. व्हेन कैन अ ट्रस्टी बी डिस्चार्ज फ्रॉम द ड्यूटीज? बिकॉज सी, trust is what? Trust is the obligation annexed to the property, and these obligations must be fulfilled by the trustee. Now the question is asking when the trustee is free from his duty, when he can be discharged from the duty. So he can be discharged from the office as follows, only as follows. First is by the extinction of the trust. When trust is done, ठीक है, it has been finished.
So he is discharged from his obligation or duties by the completion of his duties under the trust. So whatever duties has been mentioned in the trust, he has fulfilled that. So again, now he is free. By such means as may be prescribed by the instrument of trust. Obviously, whatever is written in the trust deed through which he can be discharged, that is obviously one of the ways to get discharged from his duties. D. By appointment under this act of a new trustee in his place. And if a new trustee has been appointed as per the trust act, as per the trust deed, then also he is free from his duties. E point C is by consent of himself and the beneficiary. So by the consent of all the beneficiary basically. Obviously himself is not very much relevant here. खुद का तो consent देगा ही ना वो, जब खुद उसको free होना है ड्यूटी से. So from the consent of all the beneficiary, whether they are more beneficiary than one, all the beneficiaries being the competent to contract. अगर एक से ज़्यादा बेनिफिशियरी हैं, सारे के सारे बेनिफिशियरी जो कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट हैं उनका कंसेंट लगेगा. ठीक है. सो दिस वॉज द वेज इन विच ही कैन बी डिस्चार्ज फ्रॉम हिज ड्यूटीज. एक और है लास्ट पॉइंट, और दिस इज द लीगल वे. एफ पॉइंट सेज बाय द कोर्ट टू विच अ पिटिशन फॉर हिज डिस्चार्ज इज प्रेजेंटेड अंडर दिस एक्ट. और अगर कोर्ट बोल दे तो ऑब्वियसली वो डिस्चार्ज हो जाएगा. ठीक है. तो ये सारे के सारे तरीके हैं ए से लेके ई पॉइंट तक. और जो ई है बेसिकली कोर्ट के ऑर्डर से भी हो सकता है वो डिस्चार्ज. अब पढ़ते हैं ऑप्शंस. हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या हैं. एट एनी टाइम बाय हिज ओन विल, ऐसा तो हमने ऑप्शंस में पढ़ा नहीं, तो गलत है आंसर. दिस इज नॉट द आंसर. बी पॉइंट सेज ओनली इफ द बेनिफिशियरी डाइज. नो, इसमें लिखा है ओनली, नहीं ओनली नहीं हो सकता. ठीक है, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे केसेस हैं इन विच ही कैन बी डिस्चार्ज फ्रॉम दी ड्यूटीज बाय रेजिग्नेशन विद द बेनिफिशियरीज कंसेंट. हाँ ये है. इफ यू हैव गॉट द कंसेंट फ्रॉम ऑल द बेनिफिशियरीज who are competent to contract, or if there is a one beneficiary, only the consent from the beneficiary, yes, you can resign, you can be discharged from the office. ठीक है. So option number C is going to be the answer. Let's read out the fourth option as well. Fourth option says by the author's approval. No, there is nowhere it is written that he can be discharged from his duties by the author's approval. But with the consent of the beneficiary he can be discharged, not with the author's approval. E option says none of the above. So the answer would be yes, option number C only. ठीक है, clear. चलो next. Can a trustee delegates his duties? Okay. It is discussed in section number 47. So first let's read out the option. Even if you don't know the answer, don't worry, we will read out the complete section, then you will understand what is the answer. कैन अ ट्रस्टी डेलीगेट्स हिज ड्यूटीज़. कैन ही बेसिकली अपना जो ड्यूटी है वो किसी और को दे सकता है कि आप कर लो मेरी जगह पे. येस एट एनी टाइम. बी ऑप्शन इज नो. सी ऑप्शन सेज इफ द ट्रस्ट डीड परमिट्स. डी ऑप्शन सेज ओनली विद द कोर्ट अप्रूवल. ई ऑप्शन सेज ओनली इफ द ऑथर ऑफ द ट्रस्ट डीड अग्रीज. देखो ओनली वाले तो गलत होते हैं, क्योंकि एक से ज़्यादा केसेस होते हैं हमारे पास जिसमें वो डेलीगेट कर सकता है. तो ओनली विद द कोर्ट अप्रूवल गलत है. ओनली इफ द ऑथर ऑफ ट्रस्ट अग्रीज ये भी गलत है. ठीक है, चलो एक बार सेक्शन पढ़ते हैं, सेक्शन नंबर 47, देन यू विल गेट द आंसर. ट्रस्टी कैन नॉट डेलीगेट. अच्छा देखो ये खूबसूरती होती है एक्ट की. ये बोल रहा है कैन नॉट डेलीगेट, लेकिन बाद में बोलेगा अनलेस. मतलब इसको एक्ट को पढ़ने का तरीका ये होता है, बेयर एक्ट को, कि जहाँ आपको बोलता है ना कि कैन नॉट, तो वहाँ समझ लेना कि हाँ हो सकता है कुछ ना कुछ. मतलब पहले बोलेगा कि ट्रस्टी कैन नॉट डेलीगेट हिज ऑफिस और एनी ऑफ हिज ड्यूटीज, ऐसा बोला इसने. लास्ट में लगा देगा अनलेस, मतलब कि कर सकता है. कहीं ना कहीं केसेस होंगे जहाँ कर सकता है. तो एक्ट पढ़ने को थोड़ा तरीका अलग होता है. जहाँ लिखा है कैन नॉट, इसका मतलब तुरंत माइंड में क्लिक करना चाहिए कि लिखा कैन नॉट है, बट ट्रस्टी कर जरूर सकता होगा अपनी ड्यूटीज़ या अपने ऑफिस को डेलीगेट कर सकता होगा. आगे उसके बारे में दिया होगा. तो देखो दिया है यहाँ पे अनलेस लिखा है ए. द इंस्ट्रूमेंट ऑफ द ट्रस्ट सो प्रोवाइड्स. इफ ट्रस्ट डीड प्रोवाइड्स फॉर द डेलीगेशन ऑफ ड्यूटीज और डेलीगेशन ऑफ ऑफिस ही कैन वेरी वेल डू सो. एक केस है. और सेकंड केस क्या है? डेलीगेशन इज इन द रेगुलर कोर्स ऑफ बिजनेस. अच्छा मान लो एक प्रॉपर्टी है, उसको बेचना है. एक ट्रस्ट में प्रॉपर्टी है, मतलब एक मिस्टर ए था, उसने ही हैज़ कन्वेड अ प्रॉपर्टी टू मिस्टर बी टू सेल दिस प्रॉपर्टी थ्रू ऑक्शन. ठीक है, एंड वट एवर मनी ही इज गोइंग टू गेट, वट एवर मनी द बी इज गोइंग टू गेट, ही इज गोइंग टू यूज दैट फॉर द बेनिफिट ऑफ सी. अब बी
खुद थोड़ी ऑक्शन करने चला जाएगा। रेगुलर कोर्स ऑफ बिजनेस क्या है, कुछ ऑक्शनर होगा, कुछ कोई मान लो कोई कंपनी इसको हायर करेगा कि भाई आप ऑक्शन करो, खुद थोड़ी बैठेगा ऑक्शन करने का टाइम थोड़ी होगा। जो रेगुलर कोर्स ऑफ बिजनेस है, जो प्रोसीजर होते हैं उस हिसाब से जिन जिन लोगों को हायर करना पड़ेगा वो कर सकता है। तो डेलीगेशन ऑफ ड्यूटीज़ तो है, तो वो अलाउड है। तो लिखा ना डेलीगेशन इज इन द रेगुलर कोर्स ऑफ बिजनेस, तो वो भी अलाउड है। द डेलीगेशन इज नेसेसरी, ज़रूरी है, और द बेनिफिशियरी बीइंग कॉम्पिटेंट टू द कॉन्ट्रैक्ट कंसेंट्स टू द डेलीगेशन, या फिर बेनिफिशियरी ने कंसेंट कर दिया, वो ऑब्वियसली कॉम्पिटेंट था कॉन्ट्रैक्ट के, तो ही उसका कंसेंट माना जाएगा। अगर वो माइनर वगैरह है तो कहाँ कंसेंट उसका लगेगा कुछ, क्योंकि उसको समझ नहीं है ना उतनी। तो इसलिए लिखा था बेनिफिशियरी बीइंग कॉम्पिटेंट टू द कॉन्ट्रैक्ट इफ ही कंसेंट। इतने सारे केसेस हैं जहाँ पे ट्रस्टी डेलीगेट कर सकता है। तो आप कहेंगे सर ये क्यों लिखा है ऊपर, ट्रस्टी कैन नॉट डेलीगेट। लॉ को लिखने का तरीका है बस ये, ठीक है। लास्ट में लिखा है ना अनलेस, ठीक। तो कैन अ ट्रस्टी डेलीगेट हिज ड्यूटीज, येस एब्सोल्युटली, बट नॉट एट एनी टाइम। तो पहला ऑप्शन तो गलत हो गया भाई, इसको हटा दो, मैं आपके लिए पेन एक्टिवेट कर देता हूँ। तो हमारा पहला ऑप्शन तो गलत है। नो भी गलत है क्योंकि येस कर सकता है। सी इफ द ट्रस्ट डीड परमिट्स, ये सही आंसर है, बट एक से ज़्यादा आंसर भी हो सकते हैं। लेट्स रीड आउट द फोर्थ ऑप्शन, ओनली विद द कोर्ट अप्रूवल, नो। ओनली इफ द ऑथर ऑफ द ट्रस्ट अग्री, ओनली लिखा हुआ है तो दोनों गलत है, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। और 47 सेक्शन नंबर हमने पढ़ लिया है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द ड्यूटी ऑफ अ ट्रस्टी अंडर द इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882? टू अवॉइड द ट्रस्ट प्रॉपर्टी। अब ड्यूटी क्या है ट्रस्टी की, टू अवॉइड द ट्रस्ट प्रॉपर्टी नहीं, अवॉइड थोड़ी करना ड्यूटी, ये तो लॉजिकल है ना। अगर आपको नहीं भी आता देन ऑल्सो यू कैन टेक दिस आंसर। टू एग्जीक्यूट द ट्रस्ट प्रॉपर्टी अकॉर्डिंग टू द ट्रस्ट डीड, लुक्स करेक्ट, बट लेट्स रीड आउट द अदर ऑप्शन एज वेल। ऑब्वियसली वट एवर इज रिटन इन द ट्रस्ट डीड दैट ही हैज टू फुलफिल, ठीक है। टू ट्रांसफर द ट्रस्ट प्रॉपर्टी टू देमसेल्व्स, गलत है, बिल्कुल गलत है। ही कांट ट्रांसफर ट्रस्ट प्रॉपर्टी टू हिमसेल्फ। टू इग्नोर द बेनिफिशियरी इंटरेस्ट, नहीं, गलत है। ही हैज टू टेक केयर of the beneficiary's interest, that's why the trust is there. To dissolve the trust, no. So this logically solve हो जाएगा, option number B is going to be the answer. And this thing called executing the trust has been discussed in the section number 11. So it says trustees to execute the trust. So trustee is bound to fulfill the purpose of the trust. He is bound, he must fulfill that purpose of the trust and to obey the direction of the author of the trust given the time of this creation. मतलब trust deed को मानना पड़ेगा, simple. It is as simple as that. Whatever is written in the trust deed, he has to follow that instruction and orders, ठीक है। But हाँ, modification can be done with the consent of all the beneficiaries. That is the case, that you all know, ठीक है। ये तो एक exception होता ही है। Where the beneficiary is incompetent, तो कंसेंट लेने के लिए क्या करेगा, फिर तो वो प्रिंसिपल सिविल कोर्ट से अप्रूवल लेना पड़ता है, ठीक है। बट ये हमारा मैटर नहीं है क्वेश्चन का मैटर इतना था कि क्या ड्यूटी है, एग्जीक्यूट करना ट्रस्ट के इंस्ट्रक्शंस को, ठीक है, एज पर द ट्रस्ट डीड। तो ऑप्शन नंबर बी इज गोइंग टू बी द आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द ट्रस्टीज रिस्पॉन्सिबिलिटी रिगार्डिंग द टाइटल ऑफ द ट्रस्ट प्रॉपर्टी? टाइटल से रिलेटेड उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? टू इग्नोर द टाइटल, नो। टू ट्रांसफर द टाइटल टू देमसेल्फ, नहीं। टाइटल है ओनर का, मिस्टर ए का, और सी के पास फ्यूचर में जाने वाला है, बेनिफिट किसको रिसीव होने वाला है, सी को। तो ये ट्रस्टी खुद को थोड़ी कर देगा प्रॉपर्टी ट्रांसफर, गलत है। सी ऑप्शन से टू प्रोटेक्ट द टाइटल एंड प्रिवेंट्स इट्स रॉन्गफुल ट्रांसफर, एब्सोल्युटली करेक्ट, ये उसकी ड्यूटी है। इट इज हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ड्यूटी टू प्रोटेक्ट द टाइटल। सेक्शन नंबर 13 सेज अबाउट दिस, ट्रस्टी टू प्रोटेक्ट द टाइटल टू द ट्रस्ट प्रॉपर्टी। अब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसकी टाइटल को प्रिवेंट करना और कोई भी रॉन्गफुल ट्रांसफर ना हो, ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्यों? क्योंकि ट्रस्ट डीड में ये दिया हुआ है कि ही हैज़ टू एक्ट इन द बेनिफिट ऑफ द सी, और सी को बेनिफिट तभी मिलेगा जब ये टाइटल इसका प्रोटेक्टेड रहेगा। जब तक इससे बेनिफिट रिसीव होंगे तभी तो वो बेनिफिट देगा ना सी को। तो उसके रॉन्गफुल ट्रांसफर को रोकना किसका काम है? ट्रस्टी का काम है। तो ऑप्शन नंबर सी इज गोइंग टू बी द आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, कैन अ ट्रस्टी क्लेम ओनरशिप ऑफ द ट्रस्ट प्रॉपर्टी? नो। कैन अ ट्रस्टी कैन क्लेम ओनरशिप ऑफ द ट्रस्ट प्रॉपर्टी? भाई नो, ये तो हम बात कर चुके हैं, 2 बार बात कर दी मैंने आपसे। ट्रस्टी क्लेम थोड़ी करेगा ओनरशिप, ओनरशिप थी ए की और बेनिफिट्स रिसीव होंगे सी को। ओनरशिप फ्यूचर में इट इज गोइंग टू गेट ट्रांसफर टू द सी, ठीक है, बट नॉट ट्रस्टी, नॉट बी। तो नो नेवर इज गोइंग टू बी द आंसर, ऑप्शन नंबर बी। तो इसमें कुछ बताने वाला है नहीं, बड़ा ईजी है, अब आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। सेक्शन नंबर 14 टॉक्स अबाउट दिस, ट्रस्टी नॉट टू सेटअप, सेटअप मतलब बताया था ना, याद है? क्लेम, ट्रस्टी नॉट टू क्लेम द टाइटल एडवर्स टू द बेनिफिशियरी, क्योंकि अगर इसने क्लेम कर लिया या किसी और का क्लेम करवा दिया तो बेनिफिशियरी को नुकसान हो जाएगा। बट द ट्रस्ट इज देयर टू बेनिफिट द बेनिफिशियरी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, अंडर सेक्शन 26
when is a trustee liable for the default of co-trustee if there are more than one trustee? So as per section 26, when is a trustee liable for the default of co-trustee? You have to tell me that. Option number 1, a trustee is always liable for the acts of co-trustee. No, not always. co-trustee ने कुछ किया है और इस ट्रस्टी को कुछ पता ही नहीं है कि इसकी नोटिस में कुछ है ही नहीं कि कुछ गलत हो रहा है, तो क्यों लाइबल होगा ये ट्रस्टी? ठीक है, क्वेश्चन इज आस्किंग व्हेन ही इज आल्सो लाइबल फॉर द एक्ट ऑफ द को ट्रस्टी. बी ऑप्शन सेज अ ट्रस्टी इज नेवर लाइबल, ऐसा भी नहीं है. सी ऑप्शन सेज अ ट्रस्टी इज लाइबल इफ दे नोइंगली allow a breach of trust. Now he knows what the other co-trustee is doing, but he knowingly allows the breach of trust, or he fails to take appropriate steps, then he is also going to get liable for the compensation that needs to be paid to the beneficiary. ठीक है, अब वो liable होगा. उसने जानबूझ के सामने वाले को रोका नहीं, उसको पता था कुछ गलत हो रहा है, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हो रहा है, उसने ना ही स्टेप्स लिए अप्रोप्रिएट और उसको करने दिया काम, तो वो लाइबल हो जाएगा. तो ऑप्शन नंबर सी इज गोइंग टू बी द आंसर. अगेन ये तो लॉजिकल क्वेश्चन है, तो इसमें भी कुछ बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है. इट इज़ बीइंग टॉक्ड अबाउट इन द सेक्शन नंबर 26. ठीक है, तो नॉन लाइबिलिटी बोला है ना, नॉन लाइबिलिटी को ट्रस्टी की लाइबिलिटी कब नहीं है, कब नहीं है. अब नहीं है बोला है तो केसेस होंगे जहां वो लाइबल होगा. लॉ का तरीका ही होता है बात करने का. ठीक है, पहले कहेगा कि नहीं वो लाइबल नहीं है बिल्कुल भी, को ट्रस्टी ने कुछ गलत काम किया है, तो दूसरा वाला ट्रस्टी बिल्कुल लाइबल नहीं है, लिखा ना नॉन लाइबिलिटी, बट बाद में बोल रहा है देखो ही इज लाइबल, कुछ केसेस में लाइबल है, और वो केसेस यहाँ लिखे हुए हैं. ये तीनों केसेस आपको पढ़ने हैं, याद करने हैं. वेयर ही हैज डिलीवर्ड ट्रस्ट प्रॉपर्टी टू हिज को ट्रस्टी विदाउट सीइंग टू इट्स प्रॉपर एप्लीकेशन. ठीक है, जब देखो लिखा है ना यहाँ पे को ट्रस्टी का डिफॉल्ट किया, जब उसने डिलीवर्ड कर दिया है ट्रस्ट प्रॉपर्टी को अपने को ट्रस्टी को प्रॉपर एप्लीकेशन देखे बिना, और जब उसने को ट्रस्टी को अलाउ किया है कि ट्रस्ट प्रॉपर्टी रिसीव कर लो तुम, चलो ठीक है, ठीक है, एंड ही फेल्स टू मेक ड्यू इंक्वायरी एज टू द को ट्रस्टीज डीलिंग देयर विद, कैसे डील कर रहा है को ट्रस्टी, ठीक है, और कैसे इसको यूज कर रहा है, वो सब कुछ नहीं देख रहा है दूसरा वाला को ट्रस्टी, कह रहा तुम करो अपने हिसाब से, तो ये तो नेग्लिजेंस है ना, तो वो होगा लायबल फिर. ठीक है, और अलाउज हिम टू रिटेन इट लॉन्गर देन द सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस रीजनेबली रिक्वायर. सो व्हाट इज रीजनेबली रिक्वायर्ड? फॉर मोर देन दैट यू आर अलाउिंग हिम, you are allowing your co-trustee to retain the property. That is wrong. That is wrong in your part as well. So you are also going to get, you are also be liable for the act of co-trustee. ठीक है, और या फिर आपको पता चल जाए कि ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हो रहा है, फिर भी आप रोक नहीं रहे उसको, तब भी आप लाइबल होंगे. ठीक है, इजी है, तो लॉजिकल है, कुछ इसमें रॉकेट साइंस नहीं है. Okay, now the next question, and this is going to be the homework question. You have to pause the slide and you have to read the question and give me the answer in the comment section. I will let you know if you are correct or not. So that's all for today's class. I hope you have enjoyed the class. And अगर आपको मजा आया हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना. चलो, ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जाम, और कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर भी दे देना होमवर्क क्वेश्चन का. टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू एवरीवन.